सोचिए अगर ये कहा जाए कि जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं वो असल में 99.99% खाली जगह है, या ये कि कोई चीज तब तक मौजूद ही नहीं है जब तक आप उसे देख न लें। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये क्वांटम थ्योरी की दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी रोजमर्रा की समझ, हमारा लॉजिक सब काम करना बंद कर देते हैं। आज की हमारी पड़ताल इसी क्वांटम थ्योरी पर है। हम मैक्स प्लैंक और नील्स बोर के दिए गए स्रोतों की मदद से ये समझेंगे कि कैसे भौतिकी की एक छोटी सी पहेली ने न सिर्फ हमारे स्मार्टफोन बनाए बल्कि वास्तविकता के मतलब पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम उस कहानी को देखेंगे कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम की एक कह सकते एक जिद्दी समस्या ने 19वीं सदी के विज्ञान को घुटनों पर ला दिया और एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो आज भी हमारी दुनिया को चला रही है और हमें हैरान भी कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब वैज्ञानिकों को लगता था कि बस अब विज्ञान खत्म होने वाला है। हाँ, न्यूटन के नियम हर जगह लागू हो रहे थे। ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह चल रहा था जिसका हर पुर्जा प्रिडिक्टेबल था। उन्हें लगा कि उन्होंने लगभग सब कुछ समझ लिया है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं आत्मविश्वास था जो बहुत जल्द टूटने वाला था। और इसे तोड़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या ने। हाँ, अब ये ब्लैक बॉडी कोई डरावनी चीज नहीं है। ये बस एक ऐसी काल्पनिक वस्तु है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट और एनर्जी सोख लेती है। अच्छा। और फिर उसे गर्मी के रूप में बाहर निकालती है, जैसे कोयले का जलता हुआ टुकड़ा। तो इसमें समस्या क्या थी? कोयला तो गर्म होकर रोशनी देता ही है। समस्या तब आई जब वैज्ञानिकों ने उस रोशनी के रंग और ऊर्जा को नापने की कोशिश की। उनके पास जो क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूले थे, न्यूटन वाले। हाँ, वो कुछ हद तक तो सही नतीजे दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो छोटी वेवलेंथ मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों की तरफ जाते, फॉर्मूले पागल हो जाते थे। पागल? बिल्कुल। और यहीं से अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी का आइडिया आया। कैटास्ट्रोफी? ये तो बहुत भारी शब्द है। क्योंकि नतीजा ही उतना भयानक था। ये सिर्फ एक गणित की गलती नहीं थी। फॉर्मूलों के हिसाब से एक गर्म चीज को अल्ट्रावायलेट रेंज में अनंत ऊर्जा छोड़नी चाहिए थी। अनंत? क्या मतलब? सोचिए, अगर आप घर में हीटर जलाती हैं तो उस फॉर्मूले के हिसाब से उसे इतनी ऊर्जा छोड़नी चाहिए कि वो पूरे ब्रह्मांड को एक पल में भस्म कर दे। अरे बाप रे! जाहिर ऐसा नहीं होता। तो यहां आकर क्लासिकल फिजिक्स की कह सकते हैं बत्ती गोल हो गई। पूरा हिसाब किताब ही फेल हो गया। ओके, तो एक ऐसी समस्या जिसने स्थापित विज्ञान को हिलाकर रख दिया। यहीं पर मैक्स प्लैंक की एंट्री होती है। हाँ। और कहा जाता है कि उन्होंने ये काम मजबूरी में किया था, क्योंकि पुराने तरीकों से कोई जवाब मिल ही नहीं रहा था। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो उस समय के लिए बिल्कुल पागलपन था। उन्होंने कहा, क्या हो अगर ऊर्जा एक बहती नदी की तरह लगातार नहीं, बल्कि जैसे पानी की बूंदें होती हैं या सिक्के होते हैं, वैसे अलग अलग पैकेट में आती हो। और इन्हीं पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा कहा। सही। और यहीं से वो मशहूर फॉर्मूला आया, E=H²। अक्सर किताबों में देख तो लेते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ही असली क्रांति है। इस फॉर्मूले में E ऊर्जा है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लेकिन असली जादू H में है। प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट ये प्रकृति का एक जादुई नंबर है जो ऊर्जा के सबसे छोटे इनडिविजिबल पैकेट का साइज बताता है। मतलब ब्रह्मांड डिजिटल है, एनालॉग नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। आप ऊर्जा को किसी भी मात्रा में नहीं ले सकते, सिर्फ इन H के टुकड़ों में ही ले सकते हैं। और इस एक आइडिया ने उस कैटास्ट्रोफी को पूरी तरह सुलझा दिया। अनंत ऊर्जा की संभावना ही खत्म हो गई। ये तो बहुत बड़ा आइडिया था। प्लैंक को जरूर अपनी खोज पर बहुत गर्व हुआ होगा। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि उन्हें खुद ये आइडिया बहुत अजीब और बनावटी लग रहा था। सच में? हाँ, वो ऐसे सिर्फ एक गणितीय चाल या एक जुगाड़ मान रहे थे जो फिलहाल काम कर गया हो। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने अनजाने में प्रकृति के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सीक्रेट कोड खोज लिया था। ठीक है, तो ऊर्जा सिक्कों की तरह टुकड़ों में आती है, ये बात तो मान ली गई। लेकिन अगर ऊर्जा ऐसी है तो क्या पदार्थ मतलब मैटर वो भी ऐसा ही है? बहुत अच्छा सवाल। और ये सवाल हमें सीधे परमाणु के दिल में ले जाता है, जहां रदरफोर्ड का मॉडल एक और बड़ी पहेली खड़ी कर रहा था। अच्छा, क्या पहेली थी वो? रदरफोर्ड का मॉडल कहता था कि इलेक्ट्रॉन सूरज के चारों ओर घूमते ग्रहों की तरह न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एक घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल वो लगातार ऊर्जा खोएगा और से एक सर्पिल रास्ते पर चलते हुए अंत में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी परमाणु 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में ही नष्ट हो जाता। मतलब हम और आप मौजूद ही नहीं होते? बिल्कुल। पर हम तो हैं।
तो कोई चीज तो थी जो इन इलेक्ट्रॉन्स को गिरने से रोक रही थी। और उस कोई चीज का जवाब नील्स बोर ने दिया। उन्होंने प्लैंक के क्वांटम आइडिया को पदार्थ पर लागू किया। अच्छा। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, उनके लिए कुछ खास रास्ते या ऊर्जा के लेवल तय हैं। जैसे कोई सीढ़ी हो। बिल्कुल सही। आप या तो पहले पायदान पर हो सकती हैं, या दूसरे पर, या तीसरे पर। आप पायदानों के बीच हवा में नहीं खड़ी हो सकती। सही बात है। इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ इन्हीं तय ऊर्जा स्तरों में रह सकते हैं। और जब वे इन स्तरों के बीच कूदते हैं तब क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा वाले लेवल से कम ऊर्जा वाले लेवल पर कूदता है तो वो दोनों लेवल के बीच के ऊर्जा के अंतर के बराबर का एक क्वांटा छोड़ता है। यानी एक फोटॉन, रोशनी का कण। हाँ, एक फोटॉन। और इसी से हमें लाइट मिलती है और अलग अलग तत्वों की खास स्पेक्ट्रल लाइनें मिलती हैं जो हर तत्व का एक तरह का फिंगरप्रिंट होती हैं। इस मॉडल ने पहली बार समझाया कि परमाणु स्थिर क्यों होते हैं। ठीक है, तो परमाणुओं के अंदर एक छिपा हुआ नियम है जो उन्हें गिरने से बचाता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उस नियम को और कुरेदना शुरू किया तो उन्हें जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। हाँ, यहाँ से चीजें सच में अजीब होनी शुरू होती हैं। ये एक अच्छा तरीका इसे कहने का, क्योंकि यहां से हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां हमारा कॉमन सेंस काम नहीं करता। पहला नियम है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तरंग कण द्वैता, मतलब कोई चीज एक ही समय में दो चीजें हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, आप एक क्रिकेटर को देख रही हैं। जब वो गेंदबाजी कर रहा है तो वो एक गेंदबाज है, जब बल्लेबाजी कर रहा है तो वो बल्लेबाज है। सही। आप पूछेंगी वो असल में क्या है? जवाब है दोनों। ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या करते हुए देख रही हैं। क्वांटम कण जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन भी ऐसे ही हैं। कभी वे एक कण की तरह दीवार से टकराते हैं और कभी पानी की लहरों की तरह फैल जाते हैं। वाह। और फिर आता है अनिश्चितता का सिद्धांत। ये कहता है कि आप किसी कण की सटीक पोजीशन और उसकी सटीक रफ्तार दोनों को एक ही समय पर नहीं जान सकते। ये तो ऐसा लगता है कि हमारे मापने के औजार उतने अच्छे नहीं हैं। नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये हमारे औजारों की कमी नहीं है, ये प्रकृति का ही एक फंडामेंटल नियम है। ब्रह्मांड में ही एक अंतर्निहित अनिश्चितता है। अच्छा। आप जितना सटीक रूप से ये जानने की कोशिश करेंगी कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसकी रफ्तार उतनी ही अनिश्चित हो जाएगी। और जितना आप उसकी रफ्तार जानने की कोशिश करेंगी उतना ही आप उसकी पोजीशन खो देंगी। ये एक तरह का कॉस्मिक ट्रेड ऑफ है। और इसी से जुड़ा है सुपरपोजिशन और ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला है। हाँ, सुपरपोजिशन कहता है कि जब तक किसी कण को देखा या मापा न जाए वो एक ही समय में अपनी सभी संभावित अवस्थाओं में मौजूद होता है। एक ही समय में। एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में 2 या 1000 जगहों पर हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को 2 झिर्री वाली दीवार पर भेजती हैं और ये नहीं देखती हैं कि वे किस झिर्री से गुजरें, तो वे एक लहर की तरह व्यवहार करते हैं और दोनों से एक साथ गुजर जाते हैं। दोनों से एक साथ गुजरकर पीछे की स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखने के लिए एक डिटेक्टर लगा दें कि इलेक्ट्रॉन किस झिर्री से गुजरा, तो खेल बदल जाता है। जैसे ही आप उसे देखती हैं वो अपना लहर वाला व्यवहार छोड़कर एक कण बन जाता है और सिर्फ एक ही झिर्री से गुजरता है। इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देखना वो सिर्फ एक निष्क्रिय क्रिया नहीं है। बिल्कुल, हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम उस घटना का हिस्सा बन जाते हैं और उसके नतीजे को तय करते हैं। ये तो बहुत अजीब है। मतलब अगली बार जब मुझे मेरी चाबियां ना मिलें तो मैं कह सकती हूँ कि वे सुपरपोजिशन में थीं और मेरे देखने पर ही कहीं और चली गईं। आप कह तो सकती हैं, लेकिन बड़ी चीजों पर क्वांटम प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। पर हाँ, सूक्ष्म स्तर पर यही सच है। और शायद सबसे अजीब है एंटेंगलमेंट, जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। हाँ, दूरी पर होने वाली भूतिया कार्रवाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 2 कण एक बार किसी तरह जुड़ जाएं, तो वे हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे आप उन्हें ब्रह्मांड के 2 अलग अलग कोनों में ही क्यों न ले जाएं। अच्छा। अगर एक कण क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा तुरंत एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। अगर आप एक की अवस्था बदलती हैं तो दूसरे की अवस्था तुरंत उसी पल बदल जाती है। एक मिनट, तुरंत मतलब रोशनी की रफ्तार से भी तेज? ये आइंस्टाइन के उस नियम को नहीं तोड़ता कि कोई भी चीज रोशनी से तेज नहीं चल सकती? मुझे लगा था कि ये विज्ञान का सबसे बड़ा नियम है। एक शानदार सवाल है
और दशकों तक वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। इसका जवाब है नहीं, ये उस नियम को नहीं तोड़ता। पर कैसे? क्योंकि एंटेंगलमेंट के जरिए आप कोई सूचना नहीं भेज सकती। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि पहला कण क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। आपको नतीजा हमेशा रैंडम मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपको पहले का नतीजा पता चलता है, आपको दूसरे का नतीजा भी तुरंत पता चल जाता है। मतलब ये एक तरह का अदृश्य कनेक्शन है। हाँ, जो दूरी और समय से परे है। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, अनिश्चितता, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब अजीब बातों का हमारी असल जिंदगी से, हमारे लैपटॉप, हमारे फोन से क्या लेना देना है? लेना देना बहुत गहरा है। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, उसकी नींव इसी अजीब थ्योरी पर रखी है। कैसे? हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर के अंदर जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, वे क्वांटम सिद्धांतों पर ही काम करती हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मेरा लैपटॉप सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं? ये कैसे जुड़ता है? क्या चिप के अंदर कोई जादू चल रहा है? एक तरह से हाँ। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप नाम की एक चीज होती है, जो एक ऐसी दीवार है जिसे इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटम टनलिंग नाम के एक प्रभाव की वजह से, जो अनिश्चितता सिद्धांत से आता है? बिल्कुल, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी-कभी उस दीवार के आर पार निकल जाते हैं। इसी प्रभाव के बिना हमारे ट्रांजिस्टर और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स काम ही नहीं कर सकते। और लेजर भी तो है, बारकोड स्कैनर से लेकर आंखों की सर्जरी तक। हाँ, और लेजर का सिद्धांत सीधे बोर के मॉडल से आता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ऊर्जा स्तर से दूसरे पे कूदते हैं, तो वो एक ही जैसी एक साथ चलने वाली रोशनी की किरणें छोड़ते हैं। वही लेजर है। और मेडिकल की दुनिया में एमआरआई मशीनें भी इसी बात पर आधारित हैं कि हमारे शरीर के हाइड्रोजन परमाणुओं के न्यूक्लियस एक चुंबकीय क्षेत्र में क्वांटम स्तर पर कैसा व्यवहार करते हैं। और भविष्य की तकनीक क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में तो बहुत चर्चा है। क्वांटम कंप्यूटिंग तो सीधे सीधे सुपरपोजिशन के सिद्धांत का इस्तेमाल करती है। आज के कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं, जो या तो 0 हो सकते हैं या 1, बाइनरी। हाँ, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता है, जो सुपरपोजिशन की वजह से एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इससे उनकी गणना करने की शक्ति आज के सुपर कंप्यूटर से भी करोड़ों गुना बढ़ जाती है। ये सोचना ही कमाल है कि जो थ्योरी कभी सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों के बीच एक दिमागी कसरत मानी जाती थी, आज हमारी सबसे जरूरी तकनीकों की बुनियाद है। और इसका असर सिर्फ तकनीक तक ही सीमित नहीं रहा। क्वांटम थ्योरी ने हमारे सोचने के तरीके को भी गहराई से बदला है। इसने विज्ञान और दर्शन के बीच की दीवारों को धुंधला कर दिया है। और वास्तविकता, चेतना, अस्तित्व, इन सब से जुड़े गहरे सवाल उठाए हैं। हाँ, जैसे ये सवाल कि क्या ब्रह्मांड घड़ी की तरह पहले से निश्चित है या ये सिर्फ संभावनाओं पर टिका है? क्लासिकल फिजिक्स तो यही मानती थी। हाँ, वो मानती थी कि अगर हमें हर कण की जानकारी हो तो हम भविष्य का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन क्वांटम थ्योरी कहती है, नहीं, आप सिर्फ संभावना बता सकते हैं। प्रकृति के दिल में ही एक तरह का जुआ चल रहा है। और ऑब्जर्वर इफेक्ट ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारी चेतना यथार्थ को बनाने में कोई भूमिका निभाती है? क्या चीजें तभी एक ठोस रूप लेती हैं जब हम उन्हें देखते हैं? दार्शनिक दशकों से इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या हम सिर्फ इस ब्रह्मांड के दर्शक हैं या इसके सह-निर्माता हैं। इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। और एंटेंगलमेंट का सिद्धांत, ये क्या ब्रह्मांड के एक गहरे अनदेखे जुड़ाव की ओर इशारा करता है? अगर दो कण अरबों मील दूर होकर भी एक दूसरे से तुरंत जुड़े रह सकते हैं, तो क्या ये बताता है कि एक स्तर पर सब कुछ, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है? ये विचार विज्ञान से कहीं आगे जाकर अध्यात्म की सीमाओं को छूने लगता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मैक्स प्लैंक और नील्स बोर की विरासत सिर्फ कुछ समीकरणों या सिद्धांतों में नहीं सिमटती। उनकी असली विरासत उस साहस में है जो स्थापित नियमों पर सवाल उठाने के लिए चाहिए। उन्होंने खुद माना कि ये विचार उन्हें भी अजीब लगते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए उन्हें नहीं छोड़ा क्योंकि वे हमारी आम समझ से मेल नहीं खाते थे। ये एक बहुत जरूरी बात है। उनकी खोजों ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोले। उन्होंने एक जवाब नहीं दिया, बल्कि 1000 नए सवाल पूछने का रास्ता दिखाया। और शायद यही विज्ञान की सबसे सुंदर बात है। बिल्कुल, ये कभी खत्म नहीं होता। एक जवाब कई नए सवाल पैदा करता है, और उन सवालों को पूछने की हिम्मत ही असली खोज है। तो आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि कैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट में दो कण
मीलों दूर होकर भी एक दूसरे से तुरंत जुड़ जाते हैं, जैसे उनके बीच कोई दूरी हो ही ना। अगर ब्रह्मांड इस सबसे बुनियादी क्वांटम स्तर पर एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है, तो फिर इंसानों के बीच उन भावनात्मक और मानसिक जुड़ावों का क्या मतलब हो सकता है, जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं, पर देख या माप नहीं पाते।